नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और आज हमारी इस चर्चा का विषय है खट्टर सरकार का मैदान संभालेंगे अमित शाह और राजनाथ सिंह। क्यों संभालेंगे? क्योंकि मोदी के 9 साल के कामों को लेकर के वो अपना एक विजन लॉन्च करेंगे, उसके आधार पर पूरा चुनाव हो। और इसको लेकर खट्टर ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में हरियाणा का डंका बज रहा है, बड़े बड़े देशों की औद्योगिक पसंद बन गया है। हरियाणा का जो सड़क नेटवर्क है वो पूरे देश को जोड़ने लगा है और जिस तरीके से सारी इसको लेके प्लानिंग चल रही है, पूरी बिसात चल रही है, जहां सारे बाकी दल कहीं ना कहीं अभी अपनी व्यवस्थाओं में, पदयात्राओं में, दूसरी चीजों में बिजी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल ताल ठोक दी है और अमित शाह के रैली के साथ में हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसी को लेकर चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से, हमारे साथ केवल ढींगरा साहब कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ जो है प्रोफेसर विधु रावल है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ में टीपू पौड़िया है जेजेपी से, हमारे साथ में एडवोकेट नवीन दुग्धन है आम आदमी पार्टी से। मैं शुरुआत जो है सबसे पहले प्रोफेसर विधु से ही करूंगा क्योंकि उनकी पार्टी का मसला है। उनकी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है जैसा दिख रहा है और बाकी दल अभी इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसी स्थिति में अमित शाह की सिरसा रैली से इसका शंखनाद होने जा रहा है। 3 मिनट में विधु जी आपकी बात। जी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन क्या वो तैयारी 2024 के चुनाव को लेकर ही है? भारतीय जनता पार्टी सतत चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी निरंतरता से काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, कुछ लोग कहते हैं कि चुनावी मोड में रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल चुनाव जीतने के ही तरीके ढूंढती है। भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों को मजबूर किया है कि वो भी किसी ना किसी तरीके से आकर राष्ट्रनीति की बात भी चर्चा करें, किस प्रकार से राजनीति से ऊपर उठकर जन कल्याण के लिए किस प्रकार से कार्य किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतांत्रिक पार्टियों को इसकी एक सबक दिया है। जब हम विपक्ष में थे तब हम आदर्श विपक्ष थे। हमें एक आदर्श विपक्ष के रूप में याद किया जाता है। आपने समय क्योंकि केवल 3 मिनट दिया है, नहीं तो मैं उदाहरण के तौर पे बताता कि 60 के 70 के 80 के दशक में किस प्रकार से और 90 के दशक तक किस प्रकार से हमें कहा जाए। लेकिन हम इतने खुशकिस्मत नहीं है कि इस प्रकार का विपक्ष हमें मिला। यही लोग जो सत्ता में रहकर देश के अंदर लूट खसूट में केवल शामिल रहा करते थे, देश की कोई चिंता नहीं, देश के भविष्य की कोई चिंता नहीं, देश को सुदृढ़ करने की कोई चिंता नहीं, केवल अपने महिमा मंडन और अपने सुदृढ़ीकरण, अपने लंबे समय तक कैसे सत्ता में रहे इसकी प्लानिंग किया करते थे। वहां से हटकर आज जब देश के लिए चर्चा होने लगी है तो देश के नागरिकों ने भी इसको दोनों हाथों से लिया है और देश के नागरिकों ने, प्रदेश के नागरिकों ने उसको बढ़ाया। तो जहां तक रही हमारे तैयारी को लेकर चर्चा, तो हम तो 12 मासी पार्टी हैं, सतत चलना, चलते रहना। हम ऐसा नहीं कि चुनाव से 1 साल पहले किसी अभय सिंह चौटाला को याद आया कि भाई अब परिवर्तन यात्रा निकाल लेनी चाहिए, या कांग्रेस पार्टी को याद आया कि भाई भाजपा बहुत तेजी से चल रही है, कुछ ना कुछ हम भी कर लें। हम तो अपने कार्यक्रम चलाते हैं और बाकी अन्य पार्टियां हमें फॉलो करती हैं और करना भी चाहिए। हम अच्छी तरफ जो है भारत की राजनीति को लेकर जाना चाहते हैं। अब ये भी आपने कहा कि क्या अमित शाह जी और राजनाथ जी, क्या ये इनके सहारे चला जाएगा? देखिए, ये लिबर्टी भी अजय शुक्ल जी, ये लिबर्टी भी केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक केंद्रीय नेतृत्व जो कि प्रदेशों में भी उतना ही लोकप्रिय है। क्या आमतौर पर एक चर्चा चला करती है बैकडोर्स पर कि कैसे कांग्रेस वाले बचते हैं कि राहुल गांधी जी ना आ जाए प्रदेश में, राहुल गांधी जी के आने से वोट कम होती है। इंडियन नेशनल लोकदल के पास तो इस प्रकार का कोई राजनीतिक चेहरा है ही नहीं, ये 2 विपक्षी पार्टियां हैं हमारी। इसी प्रकार से जब आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आता है हरियाणा में, तो बार बार एसवाईएल की एक चर्चा दोबारा से चल पड़ती है जो आम आदमी पार्टी को हार्म करती है। तो केवल प्रमाणिकता के आधार पर अगर बात करें तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्रीय नेतृत्व ऐसा है जो कि वोट्स को फेच करता है। लेकिन मैं अंतिम बात और जोड़ दूं
ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून तक इन 30 दिनों में 13 अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता को, देश भर में हो रहा है ये कार्यक्रम, कर्नाटक में भी हो रहा है, जहां पर 1 महीने पहले चुनाव हो चुके हैं वहां पर भी हो रहा है। हर लोकसभा आधारित भारत की जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं, किस प्रकार भारत की जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। चलिए, स्नेह प्राप्त करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए वो हो रहा है। चूंकि हम अपनी चर्चा में एक चीज रखते हैं कि कोई और बोल रहा होगा तो उस समय दूसरा नहीं बोले, और जब हम उसको मौका देंगे बोलने का, ये निश्चित रूप से। मैं अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास आता हूं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है। सवाल विष्णु जी ने विधु जी ने एक उठाया कि हम एक आदर्श विपक्ष थे और हम एक आदर्श सत्ता है। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, आप पर हमला जो है आम आदमी पार्टी भी करती है, आप पर हमला भाजपा भी करती है, और आप पर हमला बाकी सब भी करते हैं, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, या और जहां कहीं पर भी जो राज्य। तो ऐसी स्थिति में आप कहां पर खड़े हैं? केवल जी 3 मिनट। देखिए अजय जी, बात यह है, मोदी सरकार के 9 साल जो आपने आज विषय रखा है, 9 साल के अंदर जो उपलब्धियां हैं मोदी जी की, 55 लाख करोड़ लोन था 1947 से लेकर और 2014 तक। आज हमारे देश पे लोन हो गया 155 लाख करोड़। इसका मतलब हुआ कि 100 लाख करोड़ मोदी जी ने 9 साल के अंदर देश के ऊपर लोन लिया, और वो पैसा कहाँ लगा, कहाँ गया, ये बड़ा सोचने का विषय है। और हमारे देश का जो जिस तरह से हमारे देश का हर साल का बजट आता है, उस बजट का पैसा भी जो उसमें डेवलपमेंट खर्च होता है, वो भी पैसा कहाँ गया, ये बड़ा एक सोच का विषय है। कि पूरे कितने आप 1947 से लेके 2014 तक साल गिनिए कितने हो गए, और उसमें टोटल 55 लाख करोड़ लोन था देश के ऊपर, और आज 155 लाख। हरियाणा की भी बात कर लीजिएगा। हाँ, मैं हरियाणा की भी कर रहा हूँ, मैं उसी पे भी आ रहा हूँ। बाकी अभी मैं बात कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, स्मार्ट सिटी बनाने थे हमारे देश के अंदर, आज वो मुझे दिखते नहीं कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मोदी जी ने देने थे, वो 18 करोड़ रोजगार आज तक लोगों को मिलने थे, वो कहाँ गए? वो मिले नहीं, वो मुझे लगता नहीं कहाँ गया। सड़कों में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, ये एक्सीडेंट जोन बन गया पूरा भारत। वो किस तरीके से है? और आप मुझे पूछ रहे थे मैं कहाँ गया हुआ था, तो मैं एक एक्सीडेंट के उसी में ही गया हुआ था, जिस एक्सीडेंट में मेरे एक बेटे के भाई का एक्सीडेंट गाड़ी पलटने से हुआ, और उसकी एक पूरी की पूरी बाजू कट गई, और मैं उस जगह पे हॉस्पिटल में रहा हूं, और मैं देख के आया हूं इलाका, जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे और गड्ढे में सड़क है, 3-3 पार बड़ी बड़ी गाड़ियां जब पलटती हैं तो क्या हालात होते हैं लोगों के, मैं बड़ी अच्छी तरह से देख के आया हूं, और पूरे हॉस्पिटल को भी अच्छी तरह से देख के आया हूं, जिसके अंदर किस तरह की व्यवस्था है वो भी देख के आया हूं। और मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि ऐसी हालात अगर हमारे भारतवर्ष की होगी, और इस तरीके से हमारा भारतवर्ष चल रहा होगा, और हम ये कह रहे होंगे कि हम सिर्फ इलेक्शन पे बिजी हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम इलेक्शन पे कर रहे हैं, कहीं डबल इंजन पे काम कर रहे हैं, कभी सिंगल इंजन पे काम कर रहे हैं, कैसी हमारे देश की व्यवस्था है। और हरियाणा की जहां तक मैं बात करूं, हम राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा एंटर किए फिरोजपुर झिरका से, वहां से हम पैदल चले अंबाला तक। अब वहां से जब हमने सड़कों का हाल देखा, हरियाणा की सड़कों का, तो उसमें आपने कई जगह पे चर्चा में देखा कि गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा रहा। चलिए, गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे, क्योंकि आपकी समय सीमा खत्म हो रही है, मैं आता हूं रजत जी के पास। हरियाणा पे थोड़ा सा टाइम आपसे एक्स्ट्रा लूंगा, बाद में कम दे देना मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, खट्टर साहब ने हरियाणा के अंदर वही 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। हरियाणा के अंदर भी उसी तरह से कर्जा लिया गया जैसे देश के अंदर लिया गया। हरियाणा के अंदर भी 1,82,000 पद खाली पड़े हैं, जैसे देश के अंदर खाली पड़े हैं 82 लाख, इसी तरह से हरियाणा के अंदर 1,82,000। इसी तरीके से जो है हरियाणा का भी बंटाधार इस सरकार ने किया 9 साल के अंदर।
जो स्मार्ट सिटियां हरियाणा की थी उनका बंटाधार है, कहीं नहीं है। आज हरियाणा की भी अगर चर्चा करें तो वो फेयर लिस्ट है। केवल जी दूसरे लोग भी वेट कर रहे हैं, मैं जाऊंगा। रजत जी आपका टाइम शुरू होता है जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है, अगर देखा जाए पिछले 9 साल में खट्टर जी ने हरियाणा के लिए क्या कोई पैकेज लिया? कोई पैकेज नहीं लिया। कोई किसानों के लिए लिया हो, कोई सेंटर से कोई आपको सुना हो? अब मुझे तो पता नहीं, अगर भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं या सेंटर ने कोई पैकेज दिया हो हरियाणा को, कोई ऐसा कोई पैकेज नहीं दिया। और जहां तक तैयारियों की ये बात कर रहे थे, इन्होंने अभय सिंह जी का नाम लिया, वो कि आखिरी साल में निकाल रहे हैं पद यात्रा। तो इनके मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुए हैं हरियाणा के अंदर। सिरसा में हुआ, आपको पता है महेंद्रगढ़ में क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी को ही बंधक बना लिया गया। तो जो जनता का प्रेम अब इन्हें दिख रहा होगा कि इन्होंने जनता के साथ क्या किया है, जनता को दिया क्या है और जनता से लिया क्या है। जनता से लिया ही लिया है। जनता जो टैक्स का पैसा दे रही है उसको निचोड़ के अब खजाने में कुछ होता तो समझ में आता। खजाना तो खाली कर दिया जनता ने, तो किया नहीं खाली। खाली तो जो सत्ता पे बैठे लोग हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उन्होंने खाली किया। और इतना खाली कर दिया कि आज लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। अभी बात हो रही थी 155 लाख करोड़ का कर्ज कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, वो 154.31 लाख करोड़ का है। लेकिन उसमें जो 23-24 का 11 लाख करोड़ का कर्ज है वो इन्होंने नहीं गिना। जो यूनियन गवर्नमेंट डेट है वो 59.3% ऑफ जीडीपी है, जो पिछले साल 49.1 था। वो 10.2% जो जीडीपी का है एक साल में जो है वो कर्ज बढ़ा है। इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि देखिए हम सब हो सकता है भाजपा के लोगों को महंगाई नहीं दिखती हो, कहीं मुफ्त में काम चलता होगा जनता के पैसे से। लेकिन आप मैं कोई भी है, वो तेल डला रहा है, कोई एफएमसीजीज खरीद रहा है, मार्केट में कुछ भी खरीद रहा है, हमें पता है जनता को कि महंगाई की सेक कितनी लग रही है। और ये तो भाजपा का ही नारा था, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो अब की बार मोदी सरकार ने आने के बाद जिस तरीके से डीजल के, पेट्रोल के, सबसे इंटरेस्टिंग है सोने के, जो कि हरियाणा नहीं पूरे देश भर में गृहणियां खरीदती हैं। अब आप एक बात बताइए, इन्होंने क्या धनतेरस पे भी एक बूंदी भी खरीदने लायक छोड़ा है किसी को कि एक छोटा सा मिट्टी का दाना भी खरीद ले? सोने का आज 62-63 हजार रुपए का रेट है। कहाँ सोना, क्या हमारे टाइम में क्या 4-5 हजार रुपए होता था तोला। इनको ये देखिए कि किस हद तक महंगाई बढ़ाई है इन्होंने। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर हम ले ले, एजुकेशन का इन्होंने, इनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पे इन्होंने बजट घटाया। उसके बाद फर्टिलाइजर्स के ऊपर इन्होंने सब्सिडी कम करी। उसके बाद जो इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका 12% घटा दिया, मनरेगा का 32.9 घटा दिया, एफसीआई का घटा दिया। एफसीआई का तो कहाँ 4.25 लाख करोड़ होता था, 1.5 लाख करोड़ के आसपास है जो खरीद करती है। पीएम आशा योजना बंद कर दी। उसके बाद चलिए रजत जी, चूंकि आपका कर्ज की, हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भाजपा कह रही है तैयारी है, सेंटर के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। जनता में जो रोष और नाराजगी है वो अभी इनको देखने को मिल रही है। इसमें कोई, चलिए, रोष और नाराजगी देखने को मिल रही। मैं टीपू जी के पास जाऊंगा। टीपू जी, आप सत्ता में भागीदार, इनेलो का कहना है कि नाराजगी देखने को मिल रही है, कांग्रेस कह रही है कर्जदार बना दिया है। निश्चित रूप से आंकड़े कई चीजों को सपोर्ट भी करते हैं, कई चीजों को नहीं भी करते हैं। आप सत्ता में हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक समय में तो आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, भाजपा से लड़े थे। जी टीपू जी। अजय जी, जैसे कि मैं कांग्रेस प्रवक्ता केवल डिंगरा जी को सुन रहा था, उन्होंने रोजगार की बात करी। एक तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज गठबंधन सरकार ने 1 लाख नौकरियां, जो सरकारी नौकरी जो हरियाणा के नौजवान को जो देने का काम किया है। दूसरी चीज मैं इनको ये भी बताना चाहूंगा, आज सहयोगी दल के तौर पर हम जननायक जनता पार्टी आज सरकार के साथ है। और जो दुष्यंत चौटाला की जो प्रोग्रेसिव जो सोच का ही नतीजा है, आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में बनने का काम हो रहा है। आज उन्हीं की सोच का एक नतीजा है कि इनके टाइम में, यानी कि कांग्रेस के टाइम में, मारुति हरियाणा छोड़ करके बाहर चली गई थी। आज मारुति इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्लांट जो खरखोदा में लग रहा है,
जो प्लांट जो बन करके जब तैयार हो जाएगा, कम से कम 33,000 नौजवान साथियों को वहां पर रोजगार मिलने का काम होगा। आज दुष्यंत चौटाला जी की एक सोच का ही नतीजा है, जो सोना में आईएमटी में जो जापानीज बैटरी की जो लिथियम की जो लिथियम बैटरी जो बनाती है, वो एक भव्य इंडस्ट्री का निर्माण वहां पर हो रहा है। अगर आज मैं उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज पूरा इस गठबंधन सरकार ने हरियाणा को इंडस्ट्री हब, एविएशन हब बनाने का काम आज हरियाणा में हो रहा है। आज अगर ड्रोन ट्रेनिंग अगर कहीं दी जा रही है तो हरियाणा प्रदेश में एक बड़े स्तर पर दी जा रही है। तो इस ऐसी प्रोग्रेसिव सोच के साथ हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। आज का जो आपका चर्चा का विषय है कि कैसे अमित शाह जी और राजनाथ जी जो हरियाणा में रैली करने के लिए आ रहे हैं, तो वो भाई इस तरीके का आप कैसे देखते हो? देखो, कोई किसी भी पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जब भी किसी प्रदेश में आता है, वो भी एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ आता है, वो भी एक विजन के साथ आता है। अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया और आगे की क्या सोच होगी, वो हरियाणा की जनता को बताई जाएगी। इसको मैं एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेता हूं, क्योंकि बहुत सुलझे हुए केंद्र के नेता है अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी। रही बात अगर मैं जननायक जनता पार्टी की बात करूं, तो मैं सिर्फ आपको और आपके दर्शकों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, जिन मुद्दों को लेकर के हम सरकार में सहयोग के तौर पर आए, जिन मुद्दों को लेकर के हम चले, जिन कामों को हमने आज पूरा किया, आज हम 90 विधानसभा क्षेत्रों में दुष्यंत चौटाला जी के कार्यक्रम हो रहे हैं। 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में दुष्यंत चौटाला जी के कार्यक्रम होंगे। आगामी 2 तारीख को हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे जुलाना के अंदर एक बहुत बड़ी लोकसभा स्तरीय रैली करने के लिए जा रहे हैं, और ऐसी भव्य रैली होगी जो हरियाणा में मतलब कहने लायक रैली जिसको होगी, वो लोकसभा स्तरीय रैली होगी। तो ऐसे हम अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे कि हमने ये काम किए हैं, जितनी हमारी कलम में ताकत आई है हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आगे भी हरियाणा की जनता, क्योंकि जिस प्रकार मात्र 10 महीने की पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे, ये टीपू जी का कहना है। मैं इसके बाद में एडवोकेट नवीन के पास जाऊंगा। नवीन, आम आदमी पार्टी राज्य में ताल ठोक रही है। पिछले चुनाव में भी जेजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी, हालांकि खाता नहीं खोल सकी, लेकिन अभी आपका दावा है कि आप बड़ा जमीनी तौर पे मजबूत हो गए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने तो ताल ठोक दी और अपने काम और सारी चीजें विधु जी गिना रहे हैं, दूसरे टीपू जी गिना रहे हैं, और ऐसी स्थिति में पक्ष और विपक्ष दोनों आदर्श होने की बात कह रहे हैं। आप कहाँ खड़े होते हैं? जी अजय जी, मैं पहले आपको ये आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 11 लाख के करीब नए सदस्य बनाए हैं, और नए सदस्य बनाने वाली केवल एकमात्र पार्टी है जिसको जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है इंडिया के अंदर, वो उसने 11 लाख सदस्य नए बनाकर एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और रही बात, प्रोफेसर विधु रावल जी कह रहे थे और टीपू कोडिया जी कह रहे थे कि ये अपने गठबंधन की फायदे गिना रहे थे, हमने क्या किया क्या नहीं किया। आज मैं आपको एक डाटा देता हूँ, उसके हिसाब से आप तय करना कि इन्होंने क्या किया है, क्या सही किया, क्या गलत किया है। आज हरियाणा में 6.04% रेट के साथ इन्फ्लेशन में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। सबसे पहला मुद्दा, महंगाई में नंबर 1 हरियाणा राज्य चल रहा है आज। और 10वीं में टोटल ड्रॉप आउट बच्चे कितने हो रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा हम देखते हैं। 10वीं में ड्रॉप आउट रेट क्या है, 10वीं में 5 लाख से अधिक बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, और उनका पता नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 12वीं में अकेले 70% से अधिक बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं फेल होकर। उनका क्या होता है, वो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं या किस दिशा में जा रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है सरकार की। दूसरा, पहलवानों वाला मुद्दा ले लीजिए, पहलवानों के साथ इनकी सरकार ने क्या व्यवहार किया। जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान है, आज वो अपने न्याय की मांगों को लेकर वहां बैठे हुए हैं, परंतु आज तक भी पोक्सो के अंदर मामला दर्ज होने के बावजूद भी इनके कुकर्मी सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और दूसरा लीजिए संदीप सिंह जी का मामला, जो इनके खेल मंत्री हैं, उनका मामले में आज तक क्या कार्रवाई की इन्होंने, वो भी ये नहीं बता पाएंगे कि भाई क्या कार्रवाई की। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले लीजिए, स्वास्थ्य में आज हरियाणा पे चढ़ चुका है। क्राइम रेट ले लीजिए, क्राइम रेट में हरियाणा नंबर 1 है। और आप सड़कों के हालात
देखेंगे, किसी भी सड़क पे गुजरिए, सड़क टूटी हुई है। पानी व्यवस्था की बात करेंगे, पानी व्यवस्था के नाम पर आपको गंदा पानी घरों में सप्लाई होता है। बिजली व्यवस्था की बात करेंगे, बिजली व्यवस्था के नाम पर आपको बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही, आपसे चार्जेस डबल ट्रिपल लिए जा रहे हैं। सराउंडिंग स्टेट से डबल ट्रिपल आपसे चार्ज किए जा रहे हैं, परंतु 24 घंटे सुविधा केवल आम आदमी पार्टी दे रही है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में हम कर रहे हैं। और इस तरह के ये केवल जुमलेबाज पार्टी है, जुमलेबाज। और दो पार्टी, टीपू पुड़िया जी कह रहे हैं, दो पार्टी नारा क्या दिया था, यमुना पार जिनके खिलाफ लड़े थे उनके साथ गठबंधन किया, और आज 4 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद आज तक 5,000 रुपए पेंशन ये नहीं दे पाए अपन हरियाणा वासियों को। तो ये कौन से मुद्दों के ओपीएस? नवीन भाई, आपने दिल्ली में क्या किया था? चलिए चूंकि आपकी बात सही है। टीपू आपके पास आऊंगा। बीच में मैं नहीं बोला था। अजय जी प्लीज, टीपू जी नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज आऊंगा। ये सरकार ऐसा मत करिए भाई, एक सभ्यता वाला रखिए, हम वैसे टीवी चैनल्स वाला नहीं कर रहे हैं, प्लीज। हाँ, आप फाइनल कीजिए, मैं खत्म करूं, मैं विदु जी के पास जाऊंगा। ये सरकार केवल पोर्टलों पे सरकार चल रही है। इनके पोर्टल भी किस तरह काम कर रहे हैं? भ्रष्टाचार, जो 10 रुपए में काम होता था, आज वो 10,000 रुपए में काम कर रहा है। पोर्टल भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं, ये कहना है नवीन जी का। मैं विदु जी के पास जाऊंगा। विदु जी, सबकी बातें आपने सुन ली, अपने सहयोगी पार्टी की भी सुन ली और अपनी विरोधी दलों की भी सुन ली। जवाब क्या है? आपका जवाब सबको चाहिए जी। देखिए, आज एक बड़ा समय जो है हमारी दोनों पार्टियों ने विस्तृत समय जो है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो है लिया। पहले केवल जी ने वो 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ का सफर तय किया, और उन्होंने और भी कई चीजें कही। लेकिन मैं केवल जी को बताना चाहूंगा, जब हमारे देश के अंदर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन जी, उस समय इस देश की 2012 का में जून 2013 में देश की को फ्रेजाइल 5, दुनिया की सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक मूडीज, जो रेटिंग करने वाली कंपनी है, उसने दिया था। ये जून 2013 की रिपोर्ट है। फ्रेजाइल 5 में हमें जगह दी थी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक संकट पैदा कर रही थी, क्योंकि एक विश्व स्तर है, ग्लोबल विलेज के नाम से हम कहते हैं। फ्रेजाइल 5 में अर्थशास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। देश के अंदर लगातार 18 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन जो है वो 11% से अधिक रही थी। लोग तो केवल 2.5 का आंकड़ा 10% कहते हैं, मैं तो 11 क्वार्टर लगातार, उसके अलावा भी 8 अलग क्वार्टर रही, लेकिन 11 क्वार्टर तो लगातार आपने जो महंगाई दर थी देश के ऊपर, कितनी जबरदस्त महंगाई आपने की थी। आपके नॉलेज के लिए ला दूं कि जिस फ्रेजाइल 5 पर हमारी इकोनॉमी को आप छोड़कर गए थे, वो आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी। और आईएमएफ अभी क्या कह, आईएमएफ का 2 दिनों पहले जो रिलीज किया आईएमएफ ने, वो कहता है कि अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कोई रिवाइव कर रहा है तो भारत की इकोनॉमी कर रही है। भारत की इकोनॉमी के कारण दुनिया भर की इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। आप 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे भारत की, यानी पूरी दुनिया में हमारा जो इकोनॉमिक साइज था वो 11वां स्थान था हमारा। अब वो 5वें स्थान पर, हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। ये तो हार्ड फिगर। चलिए विदु जी हरियाणा पे बात कर ले, क्योंकि हम हरियाणा पे। अजय जी उत्तर नहीं मिलेगा ना, इन्होंने बहुत समय, अभी तो दूसरे साहब का भी उत्तर देना है मुझे। खैर, मैं इसको ब्रीफ करता हूं, मुझे लगता है कि शायद आप चाहते हैं। एक इन्होंने कहा कि 2 बातें कही, हरियाणा के संदर्भ में ले लें, आपकी बात मान लेता हूं, ज्यादा जिद नहीं करता है। इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, सड़कों में गड्ढे, और फिर इन्होंने एक मार्मिक सा एक बात बताई, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। इन्होंने लेकिन थोड़ा सा गलत बोल गए, बोले जी बेटे के भाई नहीं होंगे, बेटे के दोस्त के भाई कहना चाहते होंगे, कुछ और कहना चाहते होंगे। बेटे के भाई तो बेटे ही हुए ना आपके। चलिए वो इशू नहीं। हाँ, जो भी अस्वस्थ हैं, बेटे के दोस्त पूरा, हाँ जी, बेटे का दोस्त, हम चलिए जो भी अस्वस्थ हैं, हम पूरा कोई भी है जी, ये पूरा सदन उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है। तो साथ साथ इन्होंने कहा कि राहुल जी जब एंटर किए फिरोजपुर झरीखा से, तब पता चला जाकर कि हरियाणा की सड़कें टूटी हुई हैं। अब दिलचस्प बात क्या है
कि जो मेवात क्षेत्र है, नूंह जिला जो है, उसकी तीनों की तीनों सीटें इनके पास हैं। लेकिन इनको पता कब चलता है कि हरियाणा की सड़क टूटी हुई है, फिरोजपुर झरीखा की सड़क टूटी हुई है, इनकी एडमिशन है, बेशक रिकॉर्डिंग निकाल कर देख लीजिएगा। जब राहुल जी एंटर करते हैं तब इन्हें पता चलता है ये तो इनकी स्थिति है। ये अपने हील्स पर, नकल्स पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के अंदर कोई इनका नहीं, इनका केवल और केवल जो लड़ाई है, कुछ भी कर कांग्रेस की हरियाणा की इकाई पर कब्जा करने तक थी, और इनका कोई भी काम नहीं, जनता से डिस्कनेक्टेड है, इनका कोई रूप नहीं। और इसी कारण सारी की सारी लड़ाई जो है, किस प्रकार कुमारी शैलजा को हरियाणा से बाहर भेजना, रणदीप सुरजेवाला का खाता यहाँ पर खत्म करना, किस प्रकार से किरण चौधरी को परेशान करना, कुलदीप जी को तो इन्होंने पार्टी से बाहर करने के पूरे तरीके कर दिए। तो खैर इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें मैं बहुत नहीं करूंगा, बस इतना संकेत करूंगा, हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जो सारा का सारा जो दिलचस्पी है, कुछ भी करके कांग्रेस पे काबिज रह जाएं, चाहे सीट आए 2, चाहे आए 5। एक इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी ने कहा कि खट्टर जी ने कोई पैकेज लिया। एक तरफ तो बढ़ते लोन्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो कर्ज बढ़ने की बात कर रहे हैं, फिर साथ साथ हमारी, मुझे तो लगा हमारी पीठ थपथपा रहे हैं। बीमारू राज्य आमतौर पर जो होते हैं वो पैकेजेस की डिमांड करते हैं, जब कोई आपदा आती है तब पैकेजेस की डिमांड होती है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण पत्र है कि भाजपा का ही केंद्र में शासन हो, भाजपा का ही प्रदेश में हो, लेकिन भाजपा की सरकार राष्ट्र की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, बनस्पत की वहां से कुछ एक बड़ा चंक लेकर हरियाणा के अंदर करने। और ये हम कब कर रहे हैं? जब हम हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनसे बेहतर कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने रिकॉर्ड टाइम में, लोग ये बात करते हैं ना कि हमारे समय इतना था, कर्ज उतना था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करते नहीं थे साहब। बुनियादी ढांचागत विकास हरियाणा का करते थे, हम पहली बार उसको 33% तक लेकर आए, आपका 20% भी कभी नहीं रहा। इतना बड़ा अंतर। आप सारा का सारा जब कुछ करोगे ही नहीं तो कर्ज भी नहीं लोगे। आज दुनिया में सबसे आगे बढ़ने वाले लोग कौन हैं? जिनको मार्केट कर्ज देने को तैयार है और जो कर्ज ले सकते हैं। हम ना सिर्फ कर्ज ले पा रहे हैं, बल्कि कर्ज का भुगतान करने में हम सबसे ऊपर हैं। अभी इसी बजट के अंदर जो है, यूनियन बजट के अंदर हमारी तारीफ हुई इस बात को लेकर। अन्य राज्य हमारा अनुसरण कर रहे हैं। जो परमिसिबल लिमिट है, उस लिमिट के अंदर आरबीआई की जो परमिसिबल लिमिट है, उसको कभी ब्रीच तो करना छोड़ो, उससे 2-2 दशमलव पॉइंट नीचे रहते हैं। जबकि कांग्रेस के समय 5 बार उसको ब्रीच किया गया, बार बार बढ़ाया गया, ब्रीच किया गया, बढ़ाया गया, और उसके बावजूद भी ये जो है डिसमल पोजीशन थी। तो मुझे लगता है काफी हद तक हमारा रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। अब तीसरे जो हमारे साथी हैं, वैसे हरियाणा में इनका कुछ है नहीं, आम आदमी पार्टी, लेकिन क्योंकि आपने पैनल पर बुलाया तो इतनी कर्टसी तो रखनी चाहिए, इनकी बातों का जवाब दें। तो किस लिए बार बार में आप लोग फिर नाम लेते हैं आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी सर चलिए सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत तो बर्दाश्त कर लो, इज्जत बर्दाश्त जी। चलो, तो मेरा यही अंदाज है बात करने का, मैं ये लाप चाप वाली बात। चलिए विदु जी बोलिए। हाँ, तो इन्होंने स्कूल की बात कही। भाई दिल्ली में जो नया स्कूल आपने खोला हो, उस स्कूल का एड्रेस, और क्योंकि दिल्ली का इन्होंने जिक्र किया इसलिए मैं दिल्ली को बीच में लेकर आ रहा हूं। इन्होंने कहा दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में कर रहे हैं, तो दिल्ली में जो करके दिखाया उसकी एक बार विवेचना हो जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा दिल्ली में करके दिया, एक बार कंपेयर कर लें। कोई एक नया आपने स्कूल खोला हो तो यहाँ पर अजय शुक्ल जी को बेशक एसएमएस कर देना, बेशक आप यहाँ डिबेट पर बता पाए तो। नहीं खोला है, ना नया कोई स्कूल, ना कोई नया अस्पताल, ना कोई नई यूनिवर्सिटी, कुछ किया। लेकिन आप इनको इस प्रकार डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते अजय जी। इन्होंने कुछ किया, वो बताऊंगा क्या किया। इन्होंने पाठशाला का पैसा मधुशाला में लगा दिया। इन्होंने किस प्रकार से इनका शिक्षा मंत्री नए क्लासरूम बनाए हैं, नए क्लासरूम बनाए हैं, टॉयलेट्स को क्लासरूम बताया। टॉयलेट जिसका, और नवीन जी मुझे अजय जी बीच में टोक रहे हैं, मुझे वहां तक तो चल जाएगा, आप भी टोकने लगेंगे तो सवाल मुझे करने दीजिए नवीन जी, मैं खुद कर लूंगा सब। आप अपने समय में बोलिएगा। मैं हंसी के फुहारे आ रहे थे, मैं रोक के बैठा था, कंट्रोल भी करनी बात, कंट्रोल। तो अभी इन्होंने स्कूल के क्लासरूम्स नहीं बनाए, जो और टॉयलेट बनाने में भी जो राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पैसा आया, उससे टॉयलेट बनाकर उसको बेच दिया, कह करके हमने क्लासरूम्स बनाए। 25,000 बोल रहे थे, फिर 18,000 पर आए, फिर 14,000 पर आए। फिर ये कहते हैं बिजली की बात। बिजली की साहब, बिजली का आपको मैं ये बात बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और अजय जी इसके लिए मुझे केवल समय दीजिएगा, ये एक पूरी बात है, पूरा पैकेज नहीं जाएगा तो बात नहीं समझ आएगी।
हमने जब इनहेरिट किया था, अपने जो दोनों बिजली वितरण निगम थे उन पर 28,500 करोड़ रुपए का कर्ज था, कांग्रेस छोड़कर गई थी और वो बुरी डिसमल स्थिति में थे। हमने वहां से इनहेरिट किया था, जब तक हमारा पहला बजट आता ये कर्ज बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया, क्योंकि एक निरंतरता में चलती है सरकारें। 35,000 करोड़ से हमने उठाना शुरू किया। आज मुझे बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि हमारे दोनों बिजली वितरण निगम 1500 से 2,000 करोड़ के लाभ में है। और ये कब है? जब कांग्रेस के समय 100 गांव भी ऐसे नहीं थे जिनमें जो है 14-15 घंटे बिजली आती है, हर गांव वार पर चलते थे। हमने उससे उठाकर 5657 गांव से अधिक यानी लगभग 83% गांव को म्हारा गांव, जगमग गांव के तहत हम उनको 24-24 घंटे बिजली दे रहे हैं साहब। और ये कब? जब लाइन लॉस आपके समय हुआ करता था 37.3% और वो लाइन लॉस वहां से घटकर आज हो गया 13%, यानी बिजली की चोरी भी रोकी है। और हमारी जो बिजली निगम जो कि डिसमल स्थिति में थे वो चौथे और 5वें नंबर पर है अजय जी, नेक्स्ट ओनली टू द ओनली 3 कंपनीज ऑफ गुजरात, वो भी भाजपा शासित है। और आम आदमी पार्टी नहीं, अजय जी मैंने रिक्वेस्ट करके, मेरा समय आगे काट दीजिएगा, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरा पैकेज पूरा हो जाए। बोलिए। और ये बात आम आदमी पार्टी के संदर्भ में इसलिए कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली कोई देता है ना, अनलिमिटेड, कोई 100-200 का यूनिट का फ्री भी बांट रहा है, वो नहीं, अनलिमिटेड बिजली पूरे हिंदुस्तान में, चाहे ट्यूबवेल का 10 पैसे प्रति यूनिट का हरियाणा देता है, चाहे डोमेस्टिक बिजली सबसे सस्ती पूरे देश के अंदर कहीं पर है तो हरियाणा में है, कहीं पर कॉमर्शियल बिजली सबसे सस्ती है तो हरियाणा में सबसे सस्ती बिजली देते हैं, सबसे ज्यादा बिजली देते हैं। और आपने कहा दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में कर रहे हैं, पंजाब में क्या कर रहे हैं बताऊं? 11 तारीख की अखबारें उठाकर देख लो, पंजाब की सरकार ने 1 महीने पहले एक नोटिस दिया था, मई के दौरान, डेट बता दूंगा, उसमें ये कहा था कि सरकारी दफ्तर एसीज ना चलाएं, इतना लोड नहीं वहन कर सकते। और 11 तारीख तक इस महीने की आते आते इन्होंने बहुत सारे ऑफिसेज की, सरकारी ऑफिसेज की बिजली तक काट दी साहब। हम तो सरप्लस स्टेट बनते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट। ये तो सरकारी घर में डोमेस्टिक तो क्या कर रहे होंगे, बात ही ना करो। पंजाब में तो सरकारी विदु जी बात पूरी हो गई है। अजय जी पानी का और बिल्कुल बोलिए पानी और बोल दीजिए, पानी बोलिए। पानी अब हम जो जल बोर्ड जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब के पास है, पता होगा आपको, उन्होंने अपने पास ही रखा और कुछ कहीं पर साइन नहीं करते, लेकिन जल बोर्ड पर है। वहां पर आज भी इन्होंने कहा था कि हम ये टैंकर खत्म कर देंगे और बार बार उसकी वीडियोस आती हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो अलग अलग टाइम लगाते हैं, 2016 में कर देंगे, 17 में कर देंगे, 18 में कर देंगे, 19 में कर देंगे, 20 में कर देंगे, उसका लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन हरियाणा जो है पूरे देश का पहला ऐसा राज्य, बड़ा राज्यों में पहला ऐसा राज्य बना जो अपने 100% लोगों को हर घर नल और नल में साफ जल करके दे रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने इसके लिए जो है गजेंद्र शेखावत जी ने आकर हरियाणा को अवार्ड दिया है। आप प्लीज अपडेट रहिए, आपकी घृणा हो सकती है भाजपा से, लेकिन हरियाणा को डिस्क्रेडिट मत कीजिए। हरियाणा अच्छा काम कर रहा है। हरियाणा ने सबसे बेहतरीन किया है बिजली में, पानी में और इसके अलावा तमाम सारे सेक्टर्स में, ये विदु जी का कहना है। मैं इस पर अब सीधे मुख्य विपक्षी दल के पास जाऊंगा। केवल जी, जो विदु जी ने कहा और जो सवाल सबने उठाए थे उस पर आपका फाइनल कमेंट क्या है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, इस हरियाणा की सरकार की जब बात हो रही है तो किसान के साथ 700 किसान शहीद हुए दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर 1 साल के अंदर। और राम रहीम रामपाल मामला और जाट रक्षण के मामले में 3 बार हरियाणा के अंदर गोलियां चली 9 साल के अंदर अंदर, और 100 आदमी पुलिस ने छाती में और माथे पे गोलियां चलाई हैं, जिससे हरियाणा के 100 आदमी शिकार हुए हैं। कोरोना काल के अंदर इन सरकार ने क्या हाल किया, ये सारे हरियाणा को मालूम है, अब देश को भी मालूम है। सरपंच जिस तरह से ई टेंडरिंग में पिटे, कर्मचारी पिटे, सबको मालूम है। खरीद नहीं है, 1 मिनट अजय जी, ऐसे नहीं है। आपने इनको इतना टाइम दिया, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपनी बात रखूंगा। मैं सारे छोटे छोटे पॉइंट ले रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा कोई भी, छोटे पॉइंट ले रहा हूँ। फसलें खरीद हुई नहीं सरकार ने, एमएसपी दे नहीं रही सरकार। सारे देश के अंदर भाईचारा तोड़ने के अंदर ये मशहूर है सरकार। सारे मोदी सरकार नाकाम रही, कोई काम नहीं किया इन्होंने। महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आम आदमी की पहुंच से बाहर चली गई। हरियाणा क्राइम में नंबर 1 हुआ, महंगाई में नंबर 1 हुआ, बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ।
पहलवान खिलाड़ियों के साथ इन्होंने बहुत जो दुर्व्यवहार किया, हमारी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वो सारे देश को मालूम है, प्रदेश को भी मालूम है। एक हरियाणा का मंत्री और एक देश का मंत्री, दोनों मंत्रियों ने यौन शोषण के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं की इस सरकार ने। किस तरह का महिला का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सांसद है, बीजेपी का मंत्री नहीं। एक सांसद और एक मंत्री। अब आप दूसरे पे आए, इन्होंने कहा कि हमने लिमिट में कर्ज लिया, 15% लिमिट थी हमारे टाइम के अंदर, उसको बढ़ाकर 30% कर दिया और उसमें 30% में 28% लिमिट का कर्ज ले चुके हैं। ये मैं मानता हूं कि लिमिट के अंदर है, लेकिन 30% लिमिट 15% से कर दी बढ़ाकर, ये करते हैं ये काम। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने बिजली इतनी दी, पानी इतना दिया। एक प्लांट लगाया हो हरियाणा के अंदर बिजली का, तो मुझे बता दें कहां लगा वो। हमारे टाइम के अंदर 4 प्लांट लगे थे, 1400 मेगावाट बिजली बनती थी, अब 10,000 मेगावाट तक के प्लांट है। उन्हीं प्लांट से बिजली ले रहे हो ना, उन्हीं प्लांट से बिजली दे रहे हो ना। और बाहर से बिजली जो परचेज कर रहे हो, जो हमने 25 साल के एग्रीमेंट किए थे, उनको तोड़कर, उनका पैसा बढ़ाकर, उन एग्रीमेंटों को तोड़कर दोबारा से कर लिया और उनका पैसा बढ़ा दिया प्राइवेट कंपनियों का। ये हमारे देश का पैसा किस तरह से लुटा रहे हैं, हरियाणा की सरकार का पैसा, लोगों के टैक्स का पैसा, वो सारी देश की जनता जानती है। पानी की बात कर रहे थे, पूरे हरियाणा में हमने सब जगह जल दे दिए। कहां दिए? हरियाणा का आज सारा दक्षिण हरियाणा जल के अंदर आज भी तरस रहा है। वो लोग सड़कों के ऊपर हैं जल के मामले में, और ये सरकारें गिरेंगी इस चक्कर में। और इनकी बात थी कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, तो हमारे एमएलए 1531 के ऊपर कैसे पहुंच गए? 19 में अंदर 15 पे थे हम, 31 में पहुंच गए एक ही 5 साल के अंदर। और ये 75 पार के सारे रहते थे, 40 पे रह गए। झूठे सरकार, झूठी बातें, झूठी कहानियां, झूठे सपने, झूठे बातें दिखाई जा रही है। अजय जी समय दे पाए तो मैं इनके कम से कम 5 झूठ मैं आऊंगा विदु जी, लास्ट आपसे लूंगा, लास्ट सब पे लूंगा। केवल जी हो गई बात, तो मैं आगे बढ़ूं जी। आप जितना टाइम दे रहे हैं, मैं उतना टाइम पे अपनी बात पूरी करना चाह रहा था। मैं देखिए, मैंने उनको टाइम दिया, मैं ये नहीं आप पक्षपात का आरोप लगाएं, इसलिए मैं नहीं, मैं नहीं लगा, मैं रजत जी आपके पास आ रहा हूं। रजत जी, आप भी जवाब दे, यदि कुछ देना चाहें। हाँ, मेरे पास जवाब है। रजत जी, हाँ, आपने 10-1 मिनट दिए हैं भाजपा के प्रवक्ता को, मुझे उससे आधा टाइम दे देना बस। आप बोलिए ना। हाँ, इन्होंने कहा कोई अगर आपदा आएगी तो हरियाणा को कोई पैकेज। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कोरोना में आपदा, आप कोरोना को आपदा गिनते हैं नहीं गिनते? कोरोना में जब पूरे देश को मिल रहा, आवश्यकता नहीं पड़ी। आवश्यकता बिल्कुल पड़ी, आवश्यकता ना मांगना चाहते हो, नियत है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। बोल लेने दीजिए, देखिए बोल लेने दीजिए जी। अजय जी, आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी, ना तो इनको किसान दिखते हैं, अपने पूंजीपति दोस्तों का एनपीए बट्टे खाते में डाल दिया 10,70,000 करोड़ का। आवश्यकता उनको पड़ी, लेकिन किसान को नहीं पड़ी आवश्यकता, जो किसानों के ऊपर कर्ज है उसके ऊपर बात आएंगे। इन्होंने कहा कर्ज लेना बड़ी अच्छी बात है, और जो कर्ज ले रहा है वो फल फूल रहा है। पाकिस्तान को आज की डेट में इतना कर्ज ले लिया, उसको कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, कोई दे ही नहीं रहा। भारत को देने को तैयार है ना सर। नहीं, भारत के ऊपर आप ये, अरे शुक्ल जी, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, रोडवेज इन्होंने बेच दी, रेलवेज इन्होंने बेच दिया है, शिपिंग यार्ड वो बेचा, रेलवेज किसको बेचा? खरीदार कौन है रेलवेज का? पूरे देश के बेच दो। उसके बाद उसके वो बोले रेलवेज बेच दिया, रेलवेज बेच दी, किसको बेचा? इनको रोके आप, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं। आ रहा हूँ उस पे अभी। आप एक बात मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर आएंगे। इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, तो लेऑफ्स क्यों कर रही है? हर रोज अखबार में पढ़ते हैं, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि नौकरियां जा रही हैं। उसके बाद बिजली की बात करी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने अच्छा वो पॉइंट छेड़ दिया, किसको बेच दिया। ये रणदीप सुरजेवाला जी थे जब कांग्रेस में यहाँ पावर मिनिस्टर थे, तब इन्होंने 2 रुपए कुछ पैसे का अडानी पावर के साथ इंटरेक्ट किया था। पैसा किसको भुगतान करना है? अडानी पावर को। देना किसने इन्होंने देना हो चाहे उन्होंने देना हो, मैं मानता हूं उस वक्त यूनिट कम थे, उल्टा अडानी ने क्लेम भी किया हरियाणा की गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन फिर इनका कोई आपस में हुआ
लेकिन अब अडानी पावर की अगर आप रिपोर्ट्स इंटरनेट पे उठा के देखें तो 2,500 कंज्यूमर 2,500 करोड़ तो राजस्थान में ले गया। वहां भी कांग्रेस की सरकार है। जब अब यहाँ भाजपा है, 7-8 रुपए यूनिट तक ले गया वो। आप एक बात बताओ आप मेरे को, पहले गया हरियाणा में आई है, जो आप देखोगे ना मुंद्रा वाला जो इनका वो है पावर प्लांट है, वहां पे पहले ये अवेलेबल है डेटा। सिर्फ अभी थोड़े टाइम पीछे जो रिवर्स किया, क्योंकि बिजली काफी जो उद्योगों के लिए थी, अब इन्होंने कहा बिजली सस्ती है। अरे इतने मोटे मोटे बिल किस बात के आ रहे हैं फिर? तो बिल कम आने चाहिए, बिल किस लिए आ रहे हैं? वो तो यही जवाब देंगे ना, या तो फिर में फॉल्ट है। उसके बाद इन्होंने बात करी बेरोजगारी। आप बताइए बेरोजगारी हरियाणा में लगातार नंबर 1 क्यों है? भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। नशा क्यों बढ़ रहा है? नशे के ऊपर बात करें। ई टेंडरिंग की बात करें, उसके बाद क्यों उनके ऊपर लठ बजाएं। शिक्षा प्रणाली में 5,000 स्कूल बंद कर दिए। युवाओं के लिए अग्निवीर जैसी और कौशल रोजगार जैसी योजना। किसान का C2+50 करना था, उसको बेचारे को 27 रुपए प्रतिदिन पे मार दिया। इनकी NSSO की रिपोर्ट है। परिवार प्रचार पत्र परेशान कर रखा है, परेशान। पेंशन, पुरानी पेंशन की बात थी, वो आप बता दीजिए। 5100 की बात की थी, वो कहाँ है? उसके बाद मजदूरों को ये मनरेगा जो मैंने आपको बजट बताया 32.9% घटाया। उसके बाद ये मनरेगा इन्होंने सिर्फ 200 दिन कर दिया 365 में से। उसके बाद आप मेरे को बात बताएं, कौशल रोजगार के साथ स्थायी देनी थी। BPL के कार्ड इन्होंने खत्म कर दिए। अब अगर मैं नौकरियों की बात करूं, इतनी पद खाली पड़े हैं, फिर भी उनको भर रहे हैं तो कच्चे पद भर रहे हैं। किसान के ऊपर अभी 10-10 रुपए बढ़ाने के लिए, 20-20 रुपए बढ़ाने के लिए, चाहे गन्ने का हो चाहे सूरजमुखी का, कहते हैं भावांतर भरपाई, वह 1,000-1,200 में उसको चपत लगा दी। पैसे तरह सरसों में लगा दी। दिए सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? MSP सूरजमुखी अब जाके प्रदर्शन के बाद अभी भी नहीं, अभी भी सिर्फ लावा है। आए नहीं है, कहना ये करना नहीं है। आया कुछ नहीं है अभी, सिर्फ अब बोले घोषणा हुई है। आया नहीं है, आया नहीं है, आया नहीं है। 8556 किसानों को 3600 कुछ एकड़ का पहले ही भुगतान हो चुका है, और बाकी जो बचा जो बैलेंस है वो अब भुगतान हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं आया? अरे भगवान से डरो, कुछ तो झूठ बोलते हुए भावांतर का मतलब ये नहीं है कि उनको पैसा मिल गया। भावांतर मीन्स भाव का अंतर, उनका पैसा उनको मिलना चाहिए MSP का। हाँ तो मिलेगा। आप 1 रुपया दिया कहीं पर? चलिए, अरे चलिए, आज तो बोले छलनी बोले जिसमें 36,006, 1 रुपया नहीं दिया इन लोगों ने। रजत जी से दोनों तरफ बोल रहे हैं। रजत जी सारा हरियाणा सड़कों पर आज भी नहीं दिया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में दे रहा है, राजस्थान में दे रहे। विदु जी आपकी सहयोगी पार्टी से ले रहे। टीपू जी, रजत जी ने बताया, इतनी सारी चीजें गिनाई है, बड़ी फेहरिस्त है। फेहरिस्त तो इनकी और लंबी है, अब चूंकि मैंने रोका है इसलिए। तो साहब, आप लोग वो कह रहे हैं कि जो वायदे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो छलावा है, दिया कुछ नहीं है। जी टीपू जी। अजय जी, इससे पहले मैं बोल के हटा हूं, क्या आप रजत जी ये बताएं, क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर खरखोदा के अंदर मारुति का प्लांट नहीं आया? क्या हिसार के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बना? क्या सोना IMT में जैपनीज बैटरी लिथियम का प्लांट नहीं लग रहा? क्या हरियाणा एविएशन अब नहीं बन रहा? क्या आज की तारीख में, आप बीच में ना बोलिए, क्या आज किसान के खाते में 72 घंटे में पेमेंट नहीं होती? क्या आज किसान का जो फसल है, अगर वो खराब हो जाती है, वो खुद ही क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपनी जो खराबे की जानकारी सरकार को दे सकता है, और उसको मुआवजा मिलने का काम 30 दिन के अंदर सरकार ने मुआवजा देने का काम नहीं किया। क्या जब किसान के ऊपर आपदा आई, जब किसान के ऊपर आपदा ये आई कि किसान की गेहूं की फसल खराब हो गई, और उस टाइम में जो 80% इसी गठबंधन की सरकार ने 80% वेस्टर्न लॉस को गेहूं खरीदने का काम किया, और इसके साथ साथ सिर्फ खरीदने का काम नहीं किया, जो सुकड़ा टूटा हुआ गेहूं है जो 18% उसको भी खरीदने का काम किया, जो पहले 6% था, इसको बढ़ा करके दुष्यंत चौटाला जी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, 12% बढ़वाने का काम किया, और 1% मिट्टी भी खरीद ली। मेरी बात से 1% जो कटौती होती थी, वो भी कटौती नहीं हुई।
पूरी की पूरी एमएसपी पे खरीदारी हुई। ये भी तो बातें बताए रजत जी, सिर्फ ये कर दिया वो कर दिया, आरोप लगाना इतना रजत जी वो तो कह रहे हैं सारी खरीद हो रही है भाई। मैं रजत जी वो कह रहे हैं सारी खरीद हो रही है। मिट्टी भी खरीद ली, हम मिट्टी ले रहे हैं, किसान मिट्टी भी खरीद ली, किसान की 1500 रुपए किसान की मिट्टी भी खरीद ली, हम किसानों की मिट्टी तक खरीदी है सरकार ने इस बार। बड़ी मंडी के अंदर या तो आड़ती जिसको एफसीआई ने अनफिट फॉर ईटिंग कहा उसको भी खरीद लिया, उसके चंटे चले मैं आम आदमी पार्टी से ले लेता हूँ कि ये जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी एक मिनट जी अजय जी, बोलिए आम आदमी बोलिए पार्टी के बोलिए टीपू जी बोलिए। एक बात में, इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मैं डाटा गिनवाऊंगा, मैं आपको डाटा दूंगा कि गठबंधन सरकार क्या गलत कर रही है। इन्होंने डाटा में दो बात कही और डाटा गिनवाने की, इन्होंने कहा कि 6% महंगाई में नंबर 1 हुआ है, 10वीं की ड्रॉप आउट 5 लाख से अधिक हो गया। मैं इनसे आप ही पूछ लीजिए इनसे, ये आंकड़ा ये लेकर के कहां से आए हैं, कहां से लेकर के आए हैं? 10वीं के बाद जो ड्रॉप आउट का आंकड़ा 5 लाख का ले आए, ये मुझे आंकड़ा बता दे, ये भी मैं आंकड़ा वहां से लेके आया। जैसा कि विदुल राव जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल नहीं बनवाया, दिल्ली के अंदर एक नया कॉलेज नहीं बनवाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, और हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को कोई सीरियस नहीं लेता। चलो ये बात चलिए सीरियस नहीं लेता तो भाई उनसे एक मिनट उनको आपने इतनी बड़ी बात कह दी है। टीपू जी विदु जी सवाल मुझे पूछ रहे, आम आदमी पार्टी पीछे, विदु जी पूछ ले, आपको कोई सीरियसली नहीं लेता है, फिर आप कैसे टीपू जी के साथ में मिलके चुनाव लड़े थे और कैसे अपने को अनम्यूट कर ले जी सीरियस बोलिए। इन 18 तारीख को जो रैली है उससे पहले हमारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद क्यों कर दिया गया? पहली बात, इनके द्वारा सरकार द्वारा हमारे अनेक, दिखा देता हूँ, हंसने की बात नहीं है, इस मुस्कुराने से बात नहीं करने वाली। बोलिए आप बोलिए, हंस नहीं रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं भाई, बोलिए ना। झूठी बातें बताकर जनता को गुमराह करना, बरगलाना कब तक चलेगा ये हरियाणा के अंदर? आप लोग कहते हैं हम 24 घंटे बिजली देते हैं, आपके खट्टर साहब दावे कहते हैं नहीं दूंगा, कर लो क्या करोगे? तो कार्यकर्ताओं को उठा के पिट, अरे वायरल है, इस तरह से करने से काम नहीं चलने वाला। बोलिए नवीन जी बोलिए। और आपकी, मैं आपको एक, वो तो चाहते हैं, वो यही कर रहे हैं, क्या आपने बोलता है, बोलिए। हाँ जी, मैं इनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी अभी पोल खोल कर अभी आपके सामने रख देता हूँ, जनता देख रही है, आप तय कर लेना ये किस दिशा में जाते हैं। एक करनाल का ही केस है, सीएम सिटी कहते हैं करनाल को, करनाल का केस है, लिंग अनुपात क्या है आज? लिंग अनुपात क्या है? अरे आप 5 साल पहले लिंग अनुपात क्या था? आप 5 साल पहले लिंग अनुपात क्या था? अब मैं आपको केस स्टडी के हिसाब से खोल दो ना भाई, हमारी खोल दो पोल, हमारी लिंग अनुपात बताकर हमारी पोल खोल दो। बताते हैं, आपने सवाल कर दिया, वो बताते हैं। नवीन जी बोलिए। कोई एक घटना दुर्घटना को बता देंगे, बता रहे हैं, विदु जी सुन लीजिए, बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। करनाल केस है, करनाल का मामला है, एक नाबालिग बच्ची, छोटी बच्ची, बहुत कम एज है बच्ची की, उसके साथ गैंगरेप कमिट होता है। इनके एसएचओ मनोज वर्मा, जिनको कल परसों इन्होंने एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी के आरोप में उसको सस्पेंड कर दिया, मनोहर लाल जी ने। उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने बच्ची को मारा पीटा, उससे बयान बदलवाए। इवन हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी कि इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इनके ऑफिसर क्या कर रहे हैं? क्या हाईकोर्ट में अपना एफिडेविट दे रहे हैं कि जी हमने इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल सवाल पूछा है, उसका भी जवाब दे दीजिए। मैं हर बात का जवाब दूंगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दी है उसके खिलाफ, परंतु जब भाजपा कार्यकर्ता के साथ छोटी मोटी बदसलूकी होती है उसके उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। परिवार ने सीएम विंडो पे शिकायतें लगाई, हर जगह पर परिवार ने अपनी बात रखी, परंतु इवन गृह मंत्री के पास भी गया परिवार, और उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप बोलोगे मैं डाटा पूरा दे दूंगा आप लोगों को, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई, आप ये कहते हुए इनके अधिकारी, सुनिए मेरी बात पूरी कर लेनी दीजिए मुझे। और रही बात हरियाणा के अंदर शिक्षा का मामला, यूनिवर्सिटी की इन्होंने ग्रांट खत्म कर दी। अब आज आगे क्या होना है ये आप देख लीजिए, बच्चों को डबल से ज्यादा फीस भरनी पड़ेगी आगे। ये ग्रांट खत्म करने का नतीजा मैं आपको बताता हूँ। और ये कहते हैं दिल्ली में स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको स्कूल के बदलाव कैसे होता है।
चलिए एक बार घूम आइएगा विदु जी इनके साथ, और बिजली आपकी देर आइएगा ये कह रहे हैं। तो हमारे केंद्रीय प्रवक्ता घूमने गए थे, इनके प्रवक्ता सुनिए, सौरभ भारद्वाज के साथ जो मंत्री बन गए उनके साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव जी घूमने गए थे, लेकिन ये दो स्कूल नवीन जी बने हुए थे उनको दिखाने के बाद फिर नवीन जी वो कह रहे हैं घूम के आए, गौरव भारद्वाज के साथ विदु जी सुन लीजिए। अब बिल्ली के आंखें मुनने से कबूतर, ये थोड़ा कबूतर बच जाएगा, बिल्ली के सामने कबूतर आंखें बंद कर लेगा, ये थोड़ा बिल्ली नहीं खाएगी भाई। आज आम आदमी पार्टी को आपको समझना होगा, आज जनता स्वीकार कर रही है। चलिए वो कह रहे हैं आपको सीरियसली लेना होगा। विदु जी सुनिए, तो वो कह रहे हैं आपको उन्हें सीरियसली लेना होगा। आप ये समझिए सीरियसली लेना होगा। हम सीरियसली ले रहे हैं, बिल्ली खाएगी नहीं क्या? सीरियसली ले रहे हैं। जनता को गुमराह करोगे। एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना कर सकती है। हम सीरियसली ले रहे हैं। नवीन जी पूछ जाइए अब तो भाई, आप तो मेरा 3 बार नाम ले चलिए कमलेश जी से ले लें, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है कमलेश भारती जी। आप क्या पूरे में कहते हैं जो सारी बातें भाजपा ने भी बताई, कांग्रेस ने बताई, महिलाओं ने बताई, जेजेपी ने बताई, आम आदमी पार्टी ने बताई, क्या हालात है? सबसे पहले तो मैं ये दुख व्यक्त करता हूं कि मैं अपने नेट की समस्या के कारण इन मित्रों को ज्यादा अच्छे से सुन नहीं पाया। फिर भी जो बात मैंने सुनी, जो हिसार से संबंधित दावे किए जा रहे हैं, जिसने भी किए कि हिसार का एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया, उसके बारे में गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना ही नहीं। यह बात संसद में जो हमारे हिसार के सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पूछी और उनको स्पष्ट जवाब दिया गया कि ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। इससे इनको फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी दुष्यंत जी भी आए थे, उनको वो भी जानते हैं। और जो तलवंडी राना में एयरपोर्ट का जो रास्ता निकाला जा रहा है, उस रास्ते के कारण कम से कम बरवाला विधानसभा क्षेत्र के 22 गांव बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं और वे लगातार 100 दिन से ऊपर तलवंडी राना में धरने पर बैठे हुए हैं। इसलिए एयरपोर्ट मुझे लगता है कि यह कोई इनके लिए श्रेय की वो नहीं है। ये तो एक प्रकार से इनको इसको संभालना पड़ेगा, तलवंडी राना के 22 लोगों की समस्या को हल करना पड़ेगा। ये बात उप मुख्यमंत्री भी जानते हैं और वहां पर जो ओम प्रकाश चौटाला जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, शैलजा, किरण, ये सब लोग नेता वहां जा चुके हैं। पहली बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए, एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नहीं है और अभी यहाँ पर कोई घरेलू उड़ानें भी शुरू नहीं हुई। जो निजी उड़ानें हैं वह यहाँ आती हैं, उसी में जो नेता आते हैं। मैं एक चीज तो बीजेपी की कहूंगा, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि समय से बहुत पहले यह पार्टी तैयारी करती है, चाहे वो पन्ना प्रमुखों की बैठक करे, चाहे वो कार्यकर्ताओं की बैठक करे, और इनके जो कार्यालय हैं वह भी इतने खूबसूरत बना दिए गए हैं, वो एक प्रकार से जैसे किसी बड़े कहते हैं। हाँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ, इसके बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी पार्टियां भी अब उसी तरह से लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। अगर आप तैयारी की बात कहें तो अमित शाह जी की रैली पहले जो होनी थी जनवरी में, सरपंचों के कारण, एक बड़ा कारण था, पूरा कारण नहीं है, सरपंचों के कारण वे आए नहीं, उनको वीडियो कॉल से ही अपना काम चलाना पड़ा। अभी तक सन 2020 से किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। किसान हमारे कम से कम हिसार में तो सचिवालय को घेर कर बैठे हैं। ये अलग राज्यों और भी अपने जिला स्तरीय पर हो रहा होगा, जिला सचिवालय में हो रहा होगा। अब तैयारियां आप इसी तरह करोगे ना, एक तरफ आपने किसान नाराज कर रखे हैं, एक तरफ आपने सरपंचों को भी ज्यादा खुश नहीं किया, ई टेंडरिंग से वे ज्यादा खुश नहीं है। और इनके बीच आपकी जो तैयारियां हैं, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर वोटर है
शहरों से कम गांव से ज्यादा आता है। तो मेरा इतना ही सुझाव है, मैं सुझाव देना नहीं चाहता, वो कहते हैं प्रशांत किशोर तो सुझाव देने के लाखों लाखों लेता है, मैं मुफ्त में दे रहा हूं कि कम से कम पहले जो समस्याओं के कारण लोग धरनों पे बैठे हैं, प्रदर्शन पे बैठे हैं, इनको मना लीजिए, फिर आपकी तैयारियां भी अच्छी चलेंगी। ये मेरा एक सुझाव है मुफ्त में। फिर तैयारियां अच्छी तो जो चलेंगी। आप बता रहे हैं कि हमने जल्दी से अपना कमेंट दें, क्योंकि फिर उसके बाद में अजय जी, मेरा भी एक सवाल राहुल जी से पूछ लीजिए ना, मेरी तरफ से भी। मैं पूछ लेता हूँ, बोलिए। सीएम ऑफिस में जो नीरज दफ्तर द्वारा घोटाला हुआ है, उस पर आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, और मुख्यमंत्री जी ने आपको बिदु जी सुन लिया होगा, जल्दी से कमेंट दे दो। देखो आपने क्या आप CLU 12 दिन में मेरी भी करा सकते हो? मैंने सुन लिया भाई, सुन लिया। एक दिन बैठेंगे। हाँ बिदु जी, एक ऐसा कहा जाता है कि झूठ जब आधी दुनिया का चक्कर काट के वापस आ जाता है, तब तक सच सोकर भी नहीं उठता है। यही यहाँ पर विडंबना है। किस प्रकार से मैंने बहुत चीजें तो नोट कर रहा था, एक के बाद एक झूठ 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 के फुहारा फेंक रहे थे, और मुझे पता नहीं आप कितना समय दे पाएंगे कि ये 1 घंटे का समय भी इनका झूठ को बस्ट करने के लिए ना काफी है। लेकिन चलो, मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा प्रबुद्ध इस प्रदेश की, इस देश की जनता है, और वो देश की जनता कौन सी है? जो निरंतर बार बार भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपना भरोसा जताई जा रही है। और केवल भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर, बिदु जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा वो होती है, और जनता ने विश्वास जताया है। और उनका कहना है कि जनता जब विश्वास जता रही है तो इन आरोपों और प्रत्यारोपों से कुछ नहीं होता है। हालांकि आरोप गंभीर है, और इन आरोपों पर जो बात कही कमलेश भारती जी ने कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो लोग नाराज हैं उन्हें मना ले, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। तो इस तरह का कहना है। तो इस तरह की स्थितियां, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ जो गलतियां हैं उन्हें सुधारेगी और कुछ और अच्छा करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी और अच्छा करने की कोशिश करेगी, जिससे कि दोबारा फिर से उनको रास्ता मिले, और इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप को मजबूत कर पाएगी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा विपक्ष और अच्छा सत्ता पक्ष होना आवश्यक है। इसके साथ में मैं चर्चा समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।